Hello and welcome dear students to Unacademy's J channel. This is J Live Daily and I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor, and we are going to study lecture number 6 of solution of triangles. बच्चों अभी लास्ट लेक्चर नंबर 5 तक आते आते हमने यहाँ पे सर्कल्स कनेक्टेड विद द ट्राइंगल यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ लिए हैं. हमने यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड R1, R2, R3 जिसका मतलब आपका यहाँ पे जो सर्कम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस के फॉर्मूले से वो सारे देख लिए हैं. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं इन्हीं के क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ठीक है, सो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो पर्टिकुलर आपके तीनों चारों रेडियस के वैल्यूज आते हैं, ठीक है, ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे. सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑल क्वेश्चंस, नो थ्योरी. ठीक है, सो आई गेस बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह के सेशंस डिमांड करते हैं, सर और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, देन दिस लेक्चर इज फॉर दो स्टूडेंट्स स्पेशली. ठीक है, हम करेंगे आगे और भी यहाँ पे डिस्कशंस इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा जो थ्योरेटिकल कंटेंट है और भी बचा है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस लेक्चर्स आल्सो. लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके साथ में जो भी कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो. ठीक है, सो आई गेस आप सारे ही जो यहाँ पे टीचर्स हैं, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं, सभी का लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड करते हैं. ठीक है, अगर आपने अभी भी यहाँ पे अनअकैडमी जे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि यहाँ पर जो डेली आपके लेक्चर्स हो रहे हैं एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो और आपकी पढ़ाई डिसिप्लिन मैनर में पूरी कंप्लीट भी हो जाए. ठीक है, और मुझे पता है बच्चों आपको यहाँ पे लेक्चर्स देख के काफी बातें समझ में आती है, आपको अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे आपको जो रेगुलर क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है. ठीक है, सो डू शेयर योर लव, है ना, यहाँ पे अपना जो लाइक बटन है उसको प्रेस करो और इसको लेक्चर को शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. ठीक है, विद द हैशटैग जे लाइव डेली, जो हमारे रिवॉल्यूशन का हैशटैग है. रिवॉल्यूशन बेसिकली बच्चों क्या है, यहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट दे आर रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. लेकिन उनको क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो हेल्प है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू चेंज. यहाँ पर अब जो हकदार होगा वही यहाँ पर अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करके एग्जामिनेशन में रैंक लाके दिखाएगा. ठीक है, सो वो यहाँ पे रिवॉल्यूशन बच्चों हमने क्रिएट किया है और उसी को आपको आगे बढ़ाना है. यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, सो डू शेयर दीज लेक्चर्स ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपको भी यहाँ पे इसी तरह की किसी पोस्ट के थ्रू पता चला होगा कि अनअकैडमी जे चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और आपने जाके देखना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. सो बच्चों यहाँ पर आप अगर हम सारे टीचर्स के साथ में और ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हम सारी जो यहाँ पे फैमिली है जो स्टूडेंट्स की और टीचर्स की उसके साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं, देन टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा अनअकैडमी जे नाम से ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करो. उस ग्रुप के अंदर हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 28,000 बच्चे कनेक्टेड हैं और उनके साथ में डेली हम लेक्चर नोट्स और अपडेट्स शेयर करते हैं. ठीक है, और आपको छोटा सा काम करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने ब्राउजर में लिखना है tinyurl.com/jlivechat एंड यू विल गेट द ऑप्शन टू ज्वाइन दैट ग्रुप. ठीक है, और आई गेस यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन जरूर होना चाहिए अनअकैडमी प्लस के बारे में. अनअकैडमी प्लस बच्चों एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम चारों ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हमारे साथ साथ इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं. ठीक है, और यहां पर आप अगर सब्सक्राइब करते हो, जिसके लिए आपको एक बेसिक अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता है, एक फीस पे करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पे सभी टीचर से पढ़ने के लिए मिल सकता है. ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा टॉपिक कब पढ़ना चाहते हो और उस समय कौन सा टीचर वो टॉपिक पढ़ा रहा है. ठीक है, सो दैट इज अ ब्रिलियंट फीचर, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर को या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब नहीं करते हो. सो द एंटायर प्लेटफॉर्म इज ओपन टू यू. आप इसको जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो आप कर सकते हो. दैट फ्रीडम वॉज नेवर अवेलेबल टू ए स्टूडेंट बिफोर. यहां पर आपका लेटेस्ट से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको बोलता है कि आप यहां पे A2 बैच में हो. ठीक है, तो आप अगर A2 बैच में हो तो उस क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाने के लिए आएगा आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, आप A1 बैच वाले टीचर से नहीं पढ़ सकते. ठीक है, दैट इज नॉट हैपनिंग हियर. यहां पर हर एक बच्चा A1 में पढ़ेगा, जो उसका यहाँ पे टीचर फेवरेट होगा वो उस टीचर से पढ़ेगा. ठीक है, दैट इज द ब्रिलियंट ऑप्शन दैट अनअकैडमी प्लस इज प्रोवाइडिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट्स हाउ स्टूडेंट्स फील एम्पावर्ड व्हेन दे जॉइन अनअकैडमी प्लस, क्योंकि वो अपना यहाँ पे जो है फेवरेट कंटेंट जो है पढ़ सकते हैं, फेवरेट टीचर से डिस्कशंस कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सारे ही लेक्चर्स लाइव होते हैं, लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और यहाँ पर आपकी टेस्ट भी कैसी होगी, ऑल इंडिया लेवल पे होगी. ठीक है, सो कोई भी बच्चा अगर सीरियसली अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहता है मेंस में और एडवांस में, तो
तो उसने अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि ये जो इतनी बढ़िया सारी फैसिलिटीज हैं वो एक्चुअली आपको कितनी ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, सो आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना होगा। यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू एनी टीचर और कोर्स। ठीक है, सो अगर आप ये करते हो तो आप यहाँ पे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए, अदरवाइज आप डेस्कटॉप वर्जन को भी जाके देख सकते हो। मोबाइल ऐप के थ्रू काफी सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, जो क्या है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप इन एजुकेशन सेगमेंट। आप इसको डाउनलोड करो और इसके अंदर जो अपना IIT JEE वाला कैटेगरी है उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, वो कहां मिलेगा आपको, प्लस सेक्शन में मिलेगा। प्लस सेक्शन इज वेयर लाइव क्लासेस हैपन। ठीक है, ओके, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, आपको बस ये बताना है कि आप कितने समय के लिए पढ़ाई करना चाहते हो। इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट, आप यहाँ पे अपना जो करेक्ट टाइम है उसको सिलेक्ट करो। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड ऑप्शंस बच्चों आपको दिखाए गए हैं, दोज आर मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस। लॉन्ग टर्म यहाँ पे अगर आप टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहोगे तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि अपना जो IIT JEE का सिलेबस है काफी बड़ा है। ठीक है, सो मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द प्लान्स बिफोर यू सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए और आपको यहाँ पे और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस लाने के लिए आप यूज कर सकते हो समीर लाइव कोड। समीर लाइव बेसिकली गिव्स यू 10% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्राइसेस दिखाई गई हैं ये 1 साल और 2 साल के प्राइसेस है बच्चों। ठीक है, आप अगर इससे कम टाइम के लिए सब्सक्राइब करोगे तो इससे कम प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद द टीचर्स एंड हाउ मच टाइम यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलराइट, सो 1 और 2 साल यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स फेवर करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर IIT JEE। ठीक है, सो आई गेस बच्चों आप अगर इसको डायल डाउन करोगे तो ये लगभग आता है आपके लिए 50 to 60 रुपीज पर डे। दैट्स हाउ अफोर्डेबल एजुकेशन हैज नाउ बिकम। So you need not worry about the big coaching institutes जो यहाँ पर आपको lakhs and lakhs of rupees चार्ज करते हैं for the same education which is now available on Unacademy Plus। ठीक है, so बच्चों हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है Unacademy Plus पे भी चल रहा है। आई गेस दोनों ही प्लेटफॉर्म से बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इसके पहले इतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं था जो अब अवेलेबल हो गया है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू गो अहेड विद द टॉपिक नाउ, है ना। आप यहाँ पे जो है अनअकैडमी प्लस वाले ऑप्शन को जान चुके हो। अनअकैडमी JEE चैनल भी अगर यहाँ पे कोई बच्चा नया है यहाँ पे, अगर उसको अभी मिला है तो जाके अनअकैडमी JEE चैनल को भी देख सकता है। इट हैज बिकम काइंड ऑफ ए गोल्ड माइन फॉर ए स्टूडेंट। वो बस यहाँ पे ढूंढने की देर है। आप जैसे गोल्ड माइन के अंदर गोल्ड ढूंढते हो, उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, सारे प्लेलिस्ट में जाके आपको जो कंटेंट चाहिए वो ढूंढो और समझने की कोशिश करो। हर लेक्चर में यहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं पूरी मेहनत के साथ में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाते हैं। ठीक है, सो यू विल नेवर फील कि आपका यहाँ पे कोई भी 1 मिनट है जो वेस्ट हुआ है। ठीक है, सो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द रेडियस वैल्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सर्कल्स दैट आर कनेक्टेड टू ए ट्रायंगल। ठीक है, स्मॉल r, कैपिटल R एंड R1, R2, R3 वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे करना चाहेंगे। और मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो 2007 IIT JEE में आया था। 2007 IIT JEE में बच्चों आपके सामने एक कंप्रहेंशन आया था। कंप्रहेंशन के अंदर 3 क्वेश्चन थे और वो तीनों क्वेश्चन ऑन द फेस देखकर ऐसे लगते हैं कि वो कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अगर आप उनको सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार एंड में जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पता होना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पता नहीं है, कोनिक सेक्शन पता होने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ ब्रिलियंटली दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड। सो वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, फिगर प्लॉट करते हैं। फिगर अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको यहां पे आगे आने वाले क्वेश्चंस भी अब करते आ जाएंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में सारे फॉर्मुलेस अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में जो सिचुएशन है वो कैसी है, कंसीडर द सर्कल x² + y² = 9 एंड पैराबोला y² = 8x। दे इंटरसेक्ट एट P and Q। ऑब्वियसली यहाँ पे एक सर्कल है, एक पैराबोला है। हम यहाँ पे अगर बात बोली नहीं गई होती तो भी हम समझ जाते कि हाँ इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के नाम इसने दिए हुए हैं। वो क्या है, P और Q, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट P है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट आपका Q है। आगे क्या दिया है, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P and Q इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एट R। आप यहां पे बेसिकली अब टेंजेंट्स बना रहे हो। सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट्स बनाओगे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, और पैराबोला के ऊपर भी टेंजेंट्स बनाओगे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपके जो टेंजेंट्स है वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपका जो सर्कल वाला टेंजेंट्स है वो R पे इंटरसेक्ट करते हैं, और आपका जो पैराबोला वाले टेंजेंट्स है वो S पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपको क्या बताना है, अब यहां पर आपको बताना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल PQS एंड PQR। अब ये हमें आगे का क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फिगर को समझना होगा।
ठीक है। सो सबसे पहले मुझे लग रहा है यार कहीं ना कहीं मुझे पी और क्यू पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। पी और क्यू पॉइंट्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल देते हैं। हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आपके उसमें पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर 8x डालता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा? ऑन सॉल्विंग दीज टू मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, वो कब आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 को सॉल्व करके आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या है? फैक्टराइजेबल फॉर्मेट में है क्या? यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से आपके फॉर्मेट्स जो है फैक्टराइज हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। ये हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर या तो माइनस 9 आना चाहिए या फिर x का आंसर प्लस 1 आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर सही है? ऑब्वियसली प्लस 1 वाला आंसर सही है ना। यहां पर -9 तो आपका वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि आपको यहां पे फिगर थोड़ा सा विजुलाइज हो ही गया होगा कि आपका, क्योंकि पैराबोला जो है वो राइट साइड ओपन होने वाला है तो सर्कल के साथ में इंटरसेक्शन कहां आएगा? राइट साइड ही आएगा। मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए ही यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव तो यहां पे बिल्कुल गड़बड़ है। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पे आपसे पूछता हूं कि यार इसकी अब करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी, ठीक है, तो हम यहां पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आपके यहां पे y की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। y की एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस कितना? 2√2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अब पता चल चुके हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फिगर प्लॉट करके देखते हैं और मेरे पास एक फिगर है, आप सब एग्री करेंगे कि इस तरह का ही कुछ फिगर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 3 के बराबर है, हमारे पास एक पैराबोला है जिसका LR का लेंथ 8 के बराबर है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पॉइंट ऊपर, Q पॉइंट नीचे। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके उसमें 1,2√2 है ना, यही आया आपके पास में। x की वैल्यू तो 1 है लेकिन y के दो वैल्यूज हैं, प्लस 2√2 भी है और माइनस 2√2 भी है, तो 1, माइनस 2√2। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आप यहां पे अब टेंजेंट्स प्लॉट करोगे। जब आप टेंजेंट्स प्लॉट करोगे सर्कल के ऊपर तो कहां इंटरसेक्ट करेंगे? सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स प्लॉट करोगे तो वो राइट साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर आप पैराबोला के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो पैराबोला वाले टेंजेंट्स एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। सो ये आपके बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये आपके पॉइंट्स R एंड S हैं। ठीक है, R कौन सा वाला पॉइंट है? जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाई है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, और S है जहां पे आपने पैराबोला के ऊपर इंटरसेक्ट करने वाले टेंजेंट्स को देखा है। ठीक है, अब यहां पे जरूरत है ये कि आगे क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं कि यहां पे आपका पैसेज वाला पहला क्वेश्चन क्या था? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स PQS एंड PQR। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स PQS एंड PQR। तो PQS अब मुझे दिख रहा है, PQS मतलब ये लेफ्ट साइड वाला एंड PQR मतलब राइट साइड वाला, इनका एरिया का रेशियो कितना होगा? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं समहाउ S और R के वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लूं तो। ठीक है, सो अब S और R के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता है? मैं यहां पे टेंजेंट्स की इक्वेशन अगर लिख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो P पॉइंट को उठाते हैं और सर्कल के ऊपर टेंजेंट और पैराबोला के ऊपर टेंजेंट निकालते हैं। एक्स एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो आपके S और R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक लेकिन हम पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमने मेन क्वेश्चन तो सॉल्व करना स्टार्ट किया ही नहीं है। पैसेज को समझना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो आपके पास में यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व होगी वो कैसे होगा? आपके पास में एक पैराबोला है, पैराबोला का वैल्यू है आपके पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, और आपके पास में जो पॉइंट है P, ठीक है, सो इसको पूरा पैराबोला ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि पॉइंट भी P ही है। तो आपके पास में जो पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और आपके पास में जो पॉइंट P है दैट हैज कम आउट टू बी 1,2√2। तो आपका अब यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PR, इक्वेशन ऑफ PR नहीं, इक्वेशन ऑफ PS लिखना चाह रहा हूं मैं। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट द नेमिंग। यहां पर हम इक्वेशन ऑफ PS लिखना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि पैराबोला के ऊपर टेंजेंट कहां जा रहा है? PS तक जा रहा है। तो PS का इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? अपने पैराबोला को इस पॉइंट की मदद से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे y स्क्वायर के प्लेस में कितना आ जाएगा? y स्क्वायर की प्लेस में y1 आ जाएगा और इक्वल टू 8 के साथ में कितना आ जाएगा? x प्लस x1/2 मतलब x प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया किसका? PS का। मुझे अगर S का कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर मुझे S का कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे y की वैल्यू 0 डालूंगा।
देयरफॉर s का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू डाल दो 0, तो आपके पास में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। चेक करें सारे बच्चे, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 डालते हो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे s पॉइंट पता चल गया, इट इज -1,0। ठीक है, बिल्कुल उसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं और पैराबोला के प्लेस में क्या ले लेते हैं, पैराबोला के प्लेस में सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन क्या है, आपका जो सर्कल का इक्वेशन है दैट इज x² + y² = 9, और आपका पॉइंट तो अभी भी वही है, पॉइंट आपका कितना है 1,2√2। आप चाहो तो ये नीचे वाले क्यू पॉइंट पे भी टेंजेंट लिख सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। हमें बेसिकली कहां तक पहुंचना है, हमें पॉइंट S और R तक ही पहुंचना है। ठीक है, ऑलराइट। सो आपके पास में जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ PR के लिए होगा आपकी बार, इक्वेशन ऑफ PR, ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PR। फिर से ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करो, x² के प्लेस में x(x1), उसके बाद में y² के प्लेस में y(y1), और कांस्टेंट तो वैसा का वैसा रहता है। अब मुझे अगर यहां पे फिर से r की कोऑर्डिनेट निकालना है, देयरफॉर r का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो आप यहां पे क्या बोलोगे, इस बार आप फिर से y की वैल्यू 0 डालोगे, और y की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आता है, 9 के बराबर निकल के आता है, x का वैल्यू 9 के बराबर निकल के आता है। सो वी नाउ हैव कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर मार्क्ड इन द फिगर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहां तक आते आते हमने बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशंस कर ली हैं। आई गेस सभी बच्चों को ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि इस तरह से आगे प्रोसीड क्यों किया जा रहा है। जब क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं वी नीड टू थिंक अबाउट प्रॉपर पाथ जो हम यूटिलाइज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे एक बार फिर से देखो, अगर आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, आपसे बोला क्या गया है, एरिया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQS एंड PQR। तो PQS और PQR का अगर डिस्कशन चल रहा है, पहली बात मुझे फिगर तो बनाना ही पड़ता, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ट्राइंगल्स नजर ही नहीं आते। ठीक है, सो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में यहाँ पे R और S के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे इन दोनों के एरियाज चाहिए तो मुझे यहाँ पे वर्टाइसेस मिल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। हम यहाँ पे या तो डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच यूज कर लेंगे अब, या फिर हम यहाँ पे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट जैसा भी कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गेटिंग टू दीज वर्टाइसेस वॉज इंपॉर्टेंट। S और R के वैल्यूज निकालना जरूरी थे, जिसके लिए टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना जरूरी था, इसलिए अभी तक हमने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, सो पहली बात हमें समझ में आ गई कि ये सब करना जरूरी है। तो मेरे पास में एक बढ़िया फेयर फिगर भी है, लेट अस मूव ऑन टू दिस फिगर नाउ। तो आपके पास में जो जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं उनको एक बार मैं मार्क करके लिख लेता हूं। आपके पास में यहाँ पे P जो है इट इज 1,2√2। आपके पास में यहाँ पे जो नीचे वाला Q है, दिस Q इज 1,-2√2। उसके बाद में आपके पास में लेफ्ट साइड वाले का नाम S है, और इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है दैट इज -1,0, और जो राइट साइड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है वो R है, जिसका कोऑर्डिनेट 9,0 निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, आई गेस इसको भी मार्क करके रख लेना चाहिए। PQRS हो गया ना हमारा कंप्लीट, तो इसको T कर लेते हैं। ठीक है, ये T जो कोऑर्डिनेट आएगा ये x एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा तो वो तो 1 के बराबर ही होगा, सो दिस विल बिकम 1,0। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लेफ्ट साइड वाला डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल और डॉटेड लाइन के राइट साइड वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो बताओ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां से हमारा एक्चुअली फर्स्ट पार्ट जो है कंप्रहेंशन का वो स्टार्ट होता है सॉल्व होना। ठीक है, लेकिन कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस में यही बेनिफिट होता है कि आपने अगर कंप्रहेंशन को अच्छे से समझ लिया है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर बड़े जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि आपको जो लाइन ऑफ थॉट है उसको चेंज नहीं करना है। आपके दिमाग में ऑलरेडी एक फिगर बन चुका है, उसी के ऊपर आपको बिल्डअप करते जाना है और अपना यहाँ पे आगे के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाला मतलब PQS एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट साइड वाला मतलब PQR। ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म दिस वंस अगेन। यस, PQS एंड PQR का आपको एरियाज का रेशो बताना है। तो यहां पर आपके पास में जो फिगर आ रहा है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपने यहां पे किया क्या है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली कनेक्ट कर रहा है 1,2√2 एंड 1,-2√2, मतलब ये वर्टिकल है, आपकी एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले का एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो ये बड़ा आसान हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना लिख रहा हूं मैं, PQ के बराबर, इंटू हाइट
हाइट कितना लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पे, एस टी के बराबर, कितना, एस टी के बराबर। और वैसे ही हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका राइट साइड वाले के लिए भी कितना है, सॉरी बेस तो आपका राइट साइड वाले के लिए भी कितना है, राइट साइड वाले के लिए बेस आपका पी क्यू के ही बराबर है, लेकिन हाइट कितनी है, टी आर के बराबर आपकी हाइट है, ठीक है, टी आर के बराबर आपकी हाइट है। सो यहां से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली एस टी अपॉन टी आर। तो यहां से एस टी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये अगर -1 है, ये अगर +1 है, तो एस टी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा। सो आपके पास में न्यूमरेटर में 2 आएगा। और टी आर का लेंथ कितना है, ये अगर 1 है और ये अगर 9 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट के बराबर डिस्टेंस है। तो आपका फाइनल आंसर 1/4 आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे मेन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो देखो कितने जल्दी आंसर निकल के आ गया, क्योंकि हम फिगर के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर चुके हैं, ठीक है। सो अभी तक तो यहाँ पे आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यार हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि अभी तक हमने केवल कोनिक सेक्शंस के यहाँ पे नॉलेज यूज किया है, ठीक है। उसमें भी बहुत बेसिक वाला नॉलेज किया है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नॉलेज हमने कोनिक सेक्शन का यूज नहीं किया है, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सबसे आसान बात होती है, ठीक है। बट लेट अस लुक एट द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। आगे आने वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहां पे देखो क्या पूछा है। ऊपर वाला स्टेटमेंट अब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फिगर है वो समझ में आ चुका है। लेट अस रीड द लास्ट स्टेटमेंट, जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीआरएस, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीआरएस। तो ट्राइंगल पीआरएस को जाके देखते हैं पहले। पीआरएस मतलब ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका आपको सर्कम सर्कल निकाल के बताना है। तो सर्कम सर्कल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अब पता है। सर्कम सर्कल मतलब कैपिटल आर, वो कितना होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। कितना होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। सो लेट अस राइट दैट फॉर्मूला फर्स्ट। कैपिटल आर की वैल्यू अगर निकालना है तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से निकाली जा सकती है। एबीसी क्या होता है, जो ट्राइंगल के तीनों साइड लेंथ है वो होता है, और डेल्टा क्या होता है, उसी ट्राइंगल का एरिया होता है। सो अब यहां पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक एक करके सारे वैल्यूज लेंथ के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको इसी पेज पे करते हैं ताकि यहां पे डायरेक्टली लिखना आसान हो जाए। सो आई एम फर्स्ट कैलकुलेटिंग द मोस्ट इजी पोर्शन। यहां पे जो बेस है एस आर, उसका लेंथ कितना है, जो एस आर का लेंथ है वो 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। यहां पे -1 है, यहां पे 9 है, तो -1 से 9 तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 यूनिट के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहां पे ये जो पी एस है ये कैलकुलेट करना है। तो पीएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे नजर आ रहा है कि पीएस तो एक्चुअली हाइपोटेनस है, किसका, पीटीएस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो यहां पे पीटी का लेंथ मुझे कितना पता है, 2√2 के बराबर, ठीक है। और आपको ये जो डिस्टेंस है एस टी, ये पता है 2 यूनिट के बराबर। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम अपना एस पी का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे पीएस आपका कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में √12, एंड √12 कितना होता है, √12 होता है 2√3 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे पी एस का भी लेंथ आ गया। एक एक करके सारे यहाँ पे ट्राइंगल के लेंथ निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कैपिटल आर का फॉर्मूला पता है उसके अंदर एबीसी तीनों आते हैं, ठीक है। सो बचा गया यहाँ पे पी आर। तो पी आर का अगर आपको लेंथ निकालना है, फिर से यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो ऑल्टीट्यूड है 2√2 के बराबर है, और जो यहाँ पे इसका बेस है ये 8 यूनिट्स के बराबर है। देखिए हमें सारे बच्चे 1 से लेके 9 तक मतलब 8 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पे जो हाइपोटेनस बन रहा है वो कितना बनेगा, अंडर के अंदर ये बनेगा 2√2 का स्क्वायर मतलब 8, और 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 72, और 72 का अंडर मतलब कितना हो जाएगा 6√2, कितना हो जाएगा 6√2, ठीक है। सो हमारे पास में अब एक चीज और रहती है कि यार इसका एरिया कितना होगा। सो एरिया तो यहां पे निकालना बहुत ही आसान है। एरिया कैसा हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो वो चीज भी यहां पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर, ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस विच इज 10 यूनिट के बराबर, एस से लेके आर तक, इंटू हाइट मतलब 2√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके उसमें 10√2 के बराबर एरिया निकल के आ जाएगा। सो लेट अस प्लग इन ऑल द वैल्यूज नाउ इन द फॉर्मूला टू गेट अवर आंसर। 10, 2√3, 6√2, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे r का वैल्यू कैसा हो जाएगा, 10, 2√3 एंड 6√2, और डिवीजन में कितना आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है आपके पास में हाफ ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा कितना आया था आपके पास में, 10√2 आया था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, डेल्टा आपके पास में 10√2 आया था।
तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होगा सब कैंसिल कर दो। एक तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद में √2 कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट एल्स आर वी एबल टू कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 के साथ में, और ये 2 फिर से कैंसिल कर देगा इसको 3 के बराबर। तो आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल जाएगा 3√3। 3√3 कहाँ है, बी ऑप्शन में है। देख रहे हो यहाँ पे आप क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो कंप्रहेंशन क्वेश्चंस एक्चुअली आपने जेईई में अटेम्प्ट करना चाहिए, आपने अगर यहाँ पे इनिशियल टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन डिडंट टूक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास में फिगर पहले से बना हुआ था, ठीक है। आपके आर की वैल्यू ज्यादा आसानी से निकल के आ गई। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। लेकिन अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं सारे बच्चे, अगर किसी बच्चे ने कोनिक सेक्शन बहुत अच्छे से कर लिया था, लेकिन उसने अगर यहाँ पे एसओटी को छोड़ दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को छोड़ दिया है, अगर उसको इतना बेसिक फॉर्मुला भी अगर नहीं पता है, तो वो लूज आउट कर जाएगा, वो ये मार्क्स लूज आउट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे IIT जेईई के अंदर, स्पेशली जेईई एडवांस के अंदर कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 2 अलग अलग चैप्टर्स के आपको एक ही क्वेश्चन में कंसेप्ट दिख सकते हैं। जैसे कई बार प्रोबेबिलिटी में आपको देखोगे कि यार प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो गया, ठीक है, या यहाँ पे PNC में मैट्रिसेस का यूज हो गया। नाउ वी आर वी नेवर थिंक कि ऐसे चैप्टर्स को भी मिक्स किया जा सकता है, ठीक है, बट दे डू दिस। इसलिए हमें यहाँ पे सभी चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि यार एक पर्टिकुलर चैप्टर ही बस हम कर रहे हैं और मिक्स प्रॉब्लम करने की आदत हमें है नहीं, ठीक है। चलो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर क्या था। थर्ड क्वेश्चन वाज दिस कि आप द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR इज, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे पता करेंगे। इन सर्कल पता करने का फिर से हमारे पास में जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला है, वो क्या है, डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ पे डेल्टा किसका निकालना पड़ेगा, मुझे PQR का निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, ये देखें कि इस बार ट्रायंगल चेंज हो चुका है। PQR का डेल्टा निकालना है और PQR का मुझे S निकालना है, ठीक है। S क्या है, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पे PQR को पहले एनालाइज करते हैं। PQR कहां पर है आपका, PQ एंड R, ये रहा PQ एंड R। इसके अंदर मुझे क्या क्या पता है, क्या मुझे यहाँ पे साइड लेंथ पता है पूरी तरह से, अगर नहीं पता है तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। सो लेट अस राइट द वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट क्वेश्चन इन ग्रीन कलर, ठीक है। तो आपके इसमें यहाँ पे PQ का जो लेंथ आएगा सारे बच्चों को दिख रहा होगा, 2√2 ऊपर 2√2 नीचे, तो 4√2 यहाँ पे आपका लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या PR का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ऊपर से उठा लें। PR का वैल्यू यहाँ पे 6√2 के बराबर है, PR का वैल्यू 6√2 के बराबर है। और क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका जो यहाँ पे QR का लेंथ होगा वो भी इसी के बराबर होगा। सो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कैलकुलेशन और कम हो रही है ना, हम कम से कम कैलकुलेशन में फाइनल आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गए, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, S निकल आएगा ऑब्वियसली। S क्या होता है, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन डेल्टा निकालेगा कैसे, S भी पहले निकाल के रख लेते हैं। सो दिस प्लस दैट, तो ये कितना हो जाएगा, 6√2 प्लस 6√2 प्लस 4√2, तो हो जाएगा 16√2। 16√2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8√2। कितना हो जाएगा, 8√2। ये आ गया मेरा सेमी पैरामीटर। डेल्टा का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा आपका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 4√2, हाइट कितनी है, 8 के बराबर। हाफ ऑफ बेस हो जाएगा 4√2, हाइट हो जाएगी 8 के बराबर, ठीक है। तो यहां से कैंसिलेशन करके हम देख सकते हैं डेल्टा का वैल्यू आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो वही तो मेरा फाइनल आंसर है स्मॉल r का, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपका जो है रेशियो कैसे बनेगा, 16√2 अपॉन 8√2। बहुत ही सिंपल आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है। आपके इसमें डेल्टा कितना निकल के आता है, 16√2, और S निकल के आता है 8√2। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, 2, मतलब D आपको ऑप्शन हो गया। सो अब जैसे जैसे कंप्रहेंशन के क्वेश्चन में आगे जाते हो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसानी से हो जाती हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। सो क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको ऑन द फेस ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का है, और मैं कहता हूं कि कोनिक सेक्शन का भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने इनिशियल जो यहाँ पे डिस्कशन किया है वो करना आसान इसलिए था क्योंकि हमें यहाँ पे कोनिक सेक्शन में टेंजेंट्स वगैरह लिखना आती हैं। बट टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का भी आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2007। इसी तरह के और भी यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हमें ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, राइट, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो चुका है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन हम कितने जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये कि ये मोर देन वन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा इसके सही आंसर्स हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों के आंसर निकलते जाएंगे तो आप बताते जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर काफी कुछ आपको करना होगा, ठीक है। नाउ आई वुड प्रीफर द कंप्रहेंशन क्वेश्चन जो अभी हमने किया था एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक सिंगल क्वेश्चन को ही टैकल करना होगा पूरा समझ के, ठीक है। जबकि कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमने अगर एक बार सिचुएशन समझ ली तो हमें जो है आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या यहां पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो पहली बात है यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह आप अगर एबीसी के साथ में कंफर्टेबल है, पूरी कैलकुलेशन आप एबीसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जहां पर भी एक्स वाई जेड है उसकी जगह एबीसी आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमें यूजुअली क्योंकि एबीसी यूज करने की आदत होती है। लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू समथिंग समथिंग एंड 2s का यहाँ पे वैल्यू जो उसने एक्सप्लेन किया है वो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी चीजें उसने ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उसने यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कर दिया है। एडवांस वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जरूर मिलता है ताकि क्लैरिटी बनी रहे क्वेश्चन के अंदर। इफ समथिंग इज गिवन टू यू, इफ s माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू s माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू s माइनस जेड अपॉन 2, ठीक है। अगर ये वैल्यू है तीनों की तीनों अगर बराबर हैं और एरिया ऑफ इन सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यार एडवांस में जो इन सर्कल है और जो सर्कम सर्कल है उनके रेडियस का बहुत बार डिस्कशन हो रहा है। आपने एटलीस्ट उन वैल्यूज को तो अच्छे से याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे फिर से देखते हैं कि कौन से वाले फॉर्मुलेस हमें ज्यादा करके यूज करने में आएंगे। सो यू विल बी वेरी मच प्लीज्ड टू नो कि यहाँ पे जो छोटे वाले फॉर्मुलेस हैं वही ज्यादा करके यूज होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास में जो गिवन डेटा है उससे मैं कुछ तो निकालना चाहूंगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पास में ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है और ये जो पर्टिकुलर डेटा गिवन है, इनकी मदद से शायद मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रायंगल के साइड्स निकाल पाऊंगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है। आप भी यहाँ पे एक बात तो सोच सकते हो बच्चों, इस तरह के हमें एक्सप्रेशन देखने की आदत है कि अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो किसी तो वैल्यू के बराबर होंगे, तो मान लेते हैं कि वो k के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमें थोड़ा सा एक इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या मिलता है, अगर मैं फर्स्ट और k को कंपेयर करूंगा तो मुझे यहां से मिलेगा s माइनस एक्स का वैल्यू जो है वो 4k के बराबर है, s माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 3k के बराबर है और s माइनस जेड का जो वैल्यू है वो 2k के बराबर है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो होगा क्या, LHS में आपके पास में आ जाएगा 3s माइनस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और राइट साइड में आपके पास में k के टर्म्स में यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो कितनी हो जाएगी, 9k के बराबर, ठीक है। एक बार चेक कर लें सारे बच्चे। अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो तो किसके बराबर है, वो तो 2s के ही बराबर है ना। तो आपके पास में यहाँ पे बचेगा कितना LHS में, LHS में केवल आपके पास में s बचेगा, तो s का वैल्यू आपका 9k के बराबर आ गया। तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट है। अगर s का वैल्यू आपका 9k के बराबर है तो आप यहां से x, y और z भी निकाल सकते हो k के टर्म्स में, है ना। सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे k के टर्म्स में हम निकल के आ जाएंगी, हमें यहाँ पे सहूलियत हो जाएगी शायद आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने में। तो एक बार लिख लेते हैं, x को इस साइड लेके आओ, 4k को उस साइड लेके जाओ। तो s की वैल्यू ऑलरेडी 9k है, 9k में से 4k सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 5k आ जाएगा, x का वैल्यू 5k आ जाएगा। उसके बाद में आप y की वैल्यू सोचो, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y को इस साइड लाएंगे, 3k उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये बचेगा आपके पास में 6k और वैसे ही z हो जाएगा आपके पास में 7k के बराबर। सो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज जरूरत पड़ सकती हैं वो हमने सारी k, एक अननोन क्वांटिटी k के टर्म्स में निकाल के रख ली है, ठीक है। सो इफ आई यूज द नेक्स्ट डेटा पॉइंट विच इज गिवन टू मी, आई शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर यहाँ पे k की वैल्यू निकल आएगी तो मुझे बेसिकली ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल जाएंगे। दिस इज द फ्लो, दिस इज द चेन ऑफ थॉट दैट आई एम यूजिंग। आपके दिमाग में अगर और भी कोई बढ़िया आइडिया आता है आप उसको भी यूज करके देख सकते हो, बट अभी करंटली जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर पाथ जो है बहुत ही ज्यादा ऐसा है जो बच्चों को क्लिक करेगा और वो इसके साथ में कंफर्टेबल भी होंगे सॉल्यूशन देखते समय, ठीक है। सो यहाँ पे अब इन सर्कल का क्या दिया है आपको, इस बार एरिया दिया है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपको इन सर्कल का एरिया गिवन है। ऑलराइट, सो इन सर्कल का रेडियस कितना होता है, सॉरी हाँ, इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। तो इसका अगर मैं एरिया लिखने जाऊंगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा पाई डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, पाई डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो छोटा वाला फॉर्मूला है यही फिर से यूज में आ गया। हालांकि हमने कुछ पिछले जो एक दो लेक्चर से काफी बड़े बड़े फॉर्मुलेस देखे हैं, स्मॉल r1, स्मॉल r2 के, ठीक है, लेकिन ज्यादा करके जो छोटे वाले फॉर्मुलेस हैं वही आपके यूज में आ रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें तो छोटे फॉर्मुलेस यूज करना अच्छा लगता है। सो एरिया का वैल्यू कितना दिया है, 8 पाई बाई 3,
ये दिया है 8π/3 के बराबर, ठीक है। सो पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, और क्या मुझे अब डेल्टा और एस का वैल्यू लिखते आ जाएगा। एस तो मुझे ऑलरेडी पता है, एस मेरा 9k के बराबर है, और डेल्टा क्या मैं अब निकाल सकता हूं, गिवन दैट मुझे यहाँ पे तीनों के तीनों साइड्स के टर्म्स में पता है। अगर आपको तीनों साइड्स पता होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फॉर्मुला यूज होता है एरिया का, वो कौन सा होता है, हीरोन्स फॉर्मुला यूज होता है। सो यहाँ पे आई गेस वो हमने लिख लेना चाहिए। सो 8/3 हो गया, साथ में डेल्टा स्क्वायर, तो हीरोन्स फॉर्मुला में अंडर रूट जो आता है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो बनेगा s इंटू एस माइनस ए, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, x है, s माइनस वाई एंड s माइनस जेड, और डिवीजन में आ जाएगा s स्क्वायर मतलब s इंटू एस है, तो एक s तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके पास में भी बचा हुआ है। दिस शुड गिव अस द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आ जाएगा, मतलब x y z और s का यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो 8/3 इज इक्वल टू s माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, s माइनस एक्स का वैल्यू 4k है, फिर 3k है, फिर 2k है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो ब्रैकेट से न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू 432 के जैसी लिखी जा सकती है, 432, 4k, 3k एंड 2k, ठीक है। और आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, s कितना है यहाँ पे 9k के बराबर है, तो एक तो k हो जाएगा कैंसिल आपका, और एक आई गेस 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये दोनों 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से 8 भी कैंसिल करके k स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 1। अब यहाँ से ऑब्वियसली हम कौन सा वाला वैल्यू लेंगे, k का वैल्यू +1 लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आना चाहिए k का वैल्यू का, वो साइड्स का लेंथ है, ठीक है। सो साइड्स के लेंथ हम एक्चुअली नेगेटिव नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम k का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, +1 ही लेंगे। अगर आपने यहाँ पे k का वैल्यू पता कर लिया है, मतलब आपने बेसिकली x y z के वैल्यू 5 6 और 7 पता कर लिए हैं, और आपने यहाँ पे s का वैल्यू 9 पता कर लिया है, ठीक है। सो आई गेस नाउ सिंस वी नो एवरीथिंग अबाउट द ट्रायंगल की अगर आपको तीनों साइड्स पता है, मतलब आप यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करके बता सकते हो, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब चारों ऑप्शन आप एक एक करके चेक करोगे तो आपके यहाँ पे आंसर निकल के आ जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने क्वेश्चन का एक्चुअली सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक देखो देन लिख दिया है, क्वेश्चन तो न्यूमरेटर, क्वेश्चन तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ही नहीं, जो आपको पूरा पैराग्राफ दिया है उसके अंदर तो केवल कंडीशंस दी है, ठीक है। सो मतलब आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सो सबसे यहाँ पे कन्वीनियंट फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, एरिया का फॉर्मूला फिर से हीरोन्स फॉर्मूला सबसे कन्वीनियंट होगा, है ना। कितना होता है वो, अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए बी सी के प्लेस में एक्स वाई जेड यूज करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है। तो क्या हमें अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज पता है, s का एग्जैक्ट वैल्यू 9 है ना, क्योंकि 9k होना चाहिए, लेकिन k का वैल्यू हम 1 पता कर चुके हैं। और यहाँ पे s माइनस एक्स, s माइनस वाई, s माइनस जेड की वैल्यू अब 4 3 और 2 हो जाएगी, 4 3 और 2। तो यहां से ये जो पर्टिकुलर दोनों हैं ये तो बाहर आएंगे नहीं 3 और 2, लेकिन 9 और 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा, 3 और 2 बाहर आएगा। सो यू विल गेट 6 अंडर रूट 6। सो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, 6 अंडर रूट 6 ही हमारा आंसर यहां पे निकल के आना चाहिए। सो यहां तक तो हमें कहानी समझ में आ गई। आगे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, मतलब कैपिटल आर का यहां पे कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हो आपसे, ठीक है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अलग से चेक करना पड़ेगा, और कोई यहाँ पे बच्चों चारा नहीं है हमारे पास में, सारे ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्मूला होता है आर का वो क्या है, एबीसी। फॉर्मूला तो ऐसा हमने याद किया है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, लेकिन यहाँ पे एबीसी के प्लेस में एक्स वाई जेड है, तो आप एक्स वाई जेड की यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या क्या है, एक्स की वैल्यू है मेरे ख्याल से 5 6 एंड 7, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यूज देखिए सारे बच्चों को, 5 6 एंड 7, और नीचे 4 इंटू आपके पास में डेल्टा की वैल्यू कितनी है, एरिया अभी हमने निकाला है क्या, यस अभी हमने एरिया ही तो निकाला है, तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेते हैं 6 रूट 6, ताकि आपको फर्दर यहाँ पे कैलकुलेशन में उलझना ना पड़े। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आपका न्यूमरेटर में आ रहा है 35, नीचे आ रहा है 4 रूट 6। एक बार ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं कि यही आपका आंसर है क्या। तो 35 अपॉन 4 रूट 6, 35 अपॉन 6 रूट 6 दे दिया इसने, ठीक है, तो ये हो गया गलत। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब पूरी यहाँ पे प्योर मेहनत है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइन ऑफ x बाई 2 इंटू साइन ऑफ y बाई 2 इंटू साइन ऑफ z बाई 2 इज इक्वल टू 4/35 होगा क्या, ऐसा आपको पता करके बताना है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम कौन से फॉर्मूले से सबसे आसानी से बता सकते हैं, आपने ये सोचना चाहिए।
अदरवाइज यहाँ पे सारे बच्चे ये तो सोच ही सकते हैं कि हमें यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मुलेस पता है, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मुलेस आप तीनों के अगर एक्सपांड कर दोगे तो आपको आंसर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमें क्या ऑलरेडी पता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, है ना? हमने वो रिलेशन ऑलरेडी क्योंकि देखा हुआ है, वी विल ट्राई टू यूज दैट रिलेशन टू अवर एडवांटेज, है ना? तो यहाँ पे आपको फॉर्मुले सिलेक्शन पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। तो हमें स्मॉल आर का वैल्यू पता है, वो होता है 4r इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एंगल्स आपके ABC नहीं है, एंगल्स आपके XYZ है, तो यहाँ XYZ लिख लो, ठीक है? जिसको ABC अच्छा लग रहा है वो ABC चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो X, Y और Z, और यही तो वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है R/4R, स्मॉल r/4R, स्मॉल r/4R की वैल्यू कितनी होगी। और क्या ये दोनों वैल्यूज हमें अब पता है? कैपिटल R तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है। आपको स्मॉल r की वैल्यू क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है? ये स्मॉल r की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि आपको यहाँ पे एरिया का वैल्यू गिवन है। अगर एरिया का वैल्यू आपका 8π/3 है, मतलब आपका यहाँ पे πr² के अगर इक्वेट करोगे तो पाई तो हो जाएगा कैंसिल। मतलब 8/3 क्या है? r² की वैल्यू है। 8/3 क्या है? r² की वैल्यू है। तो अंडर के अंदर 8/3 ये आपकी r की वैल्यू होना चाहिए। 4 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा? कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करते हैं 35/4√6, ठीक है? 4 हो जाएगा कैंसिल। नाउ वी नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड सी कि क्या यहाँ पे हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है? तो यहाँ पे 8 अंडर के अंदर मतलब कितना हो जाएगा? 2√2, नीचे अंडर3 तो आएगा ही, और ये जो नीचे वाला √6 है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो √6 इज नथिंग बट √2 इंटू √3, है ना? ये √6 है, और डिनोमिनेटर में आपका रह जाएगा 35। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों √2 मिलके हो जाएंगे एक सिंगल 2, इस 2 के साथ में मिलके हो जाएगा 4। तो आपका आंसर आ गया 4/35, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा अलग रिजल्ट यूज किया है जो बहुत कम बार यूज होता है, लेकिन हाँ, अगर हमें यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस पता है तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन जल्दी तो हो जाती है। वी नाउ गेट टू नो दिस। अच्छा, अब आपके साथ में लास्ट जो यहाँ पे बचता है एक्टिविटी करने का, दैट इज डी ऑप्शन। यहाँ पर देखो काफी कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं, और अभी भी हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है चेक करने के लिए, ठीक है? सो लेट अस यूटिलाइज दिस स्पेस। ऑप्शन डी का यहाँ पे मुझे चेक करना है, विच इज साइन स्क्वायर, लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन, x + y/2, साइन स्क्वायर x + y/2। तो साइन स्क्वायर x + y/2 मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर z/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका x + y + z का वैल्यू 180 है। अगर x + y का वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे 180 - z तो चलेगा, और डिवाइड बाय 2 क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए आएगा कितना? 90 - z/2। तो साइन ऑफ 90 - z/2 इज कॉस ऑफ z/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बनेगा आपका कितना? cos स्क्वायर z/2। और अब मुझे यहाँ पे जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो मुझे यहाँ पे cos का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? cos का फॉर्मूला कितना होता है? s × s - a/bc। अगर आपको यहाँ पे cos a/2 लिखना है तो, लेकिन आपको लिखना है कितना है? cos ऑफ z/2। तो cos ऑफ z/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? s × s - z अपॉन xy, ऐसा बनेगा। इसका अंडर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है इसलिए अंडर यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा है, ठीक है? बस यहाँ पे एक बार वैल्यूज प्लग इन करके देखते हैं कि हमारे पास में सही आंसर जनरेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन इतना देर से चल रहा है। s का वैल्यू कितना? s का वैल्यू 9 के बराबर है, ठीक है? और x माइनस ये भी चाहिए होगा हमको, ठीक है? सो आगे पीछे कर लेंगे थोड़ा सा। s का वैल्यू तो 9 है, s माइनस z का वैल्यू आएगा 7 है, और x और y के वैल्यूज मेरे ख्याल से 5 और 6 है। लेट मी जस्ट चेक, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा हाँ, s माइनस z का वैल्यू तो 2 है, s माइनस z का वैल्यू तो 2 है, ठीक है? और x और y के वैल्यूज क्या हैं? x और y के वैल्यूज आपके 5 और 6 हैं, ठीक है? तो 5 और 6 यहाँ पे डाल देते हैं। ऑलराइट, तो इसको एक बार चेक करके देखें सारे बच्चे कि इससे कितना बन रहा है। ये जो भी बन रहा है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा 3 के साथ कैंसिल, 3 हो जाएगा 3 के साथ कैंसिल। सो 3/5 इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। 3/5 क्या दिया है ऑप्शन में? 3/5। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये भी आपको ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ACD आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको केवल एक क्वेश्चन के बराबर मार्क्स दे रहा है, जबकि इसके पहले जो बच्चों हमने क्वेश्चन किए थे वो क्योंकि कंप्रेंशन पैटर्न का था, तो वहां पे इफेक्टिवली आपने 3
क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। सो सिलेक्ट क्वेश्चंस वेरी वाइजली व्हेनेवर यू आर गिविंग एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको ये हो सकता है सब कुछ पता है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। और जो बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको तो ये और ज्यादा तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के करते आएंगे, बट स्टिल यू विल हैव टू टेक द डिसीजन कि आपने उस क्वेश्चन को करना है कि छोड़ना है। अगर लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। भले ही आपको पता है कि यहां पे 10 स्टेप करने के बाद मैं आंसर में बिल्कुल करेक्ट निकालूंगा या करेक्ट निकालूंगी, आपको तब भी डिसीजन लेना होगा कि नहीं अभी हम इसको नहीं करेंगे, हम बाद में आके अगर टाइम बचेगा तो इसको एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने 3 लैब स्ट्रेटेजी आपके साथ में डिस्कस की है, आई गेस सारे बच्चों ने उसको देखा होगा। अगर आपने अभी भी मिशन पॉसिबल वाला लेक्चर नहीं देखा है, मिशन पॉसिबल वाला वीडियो नहीं देखा, तो उसको जाके देखो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो टू इंक्रीज योर मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कंटेंट भी पूरा आता है, आपके क्लास में बैठते हैं, सारे क्वेश्चन भी करते आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट में बस जाके बैठते हैं, तब हमसे एग्जाम में नंबर नहीं आते, एग्जाम में हम क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं कर पाते, ठीक है। सो उन बच्चों को उस पर्टिकुलर लेक्चर को देखना चाहिए जहां पर हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि यार क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं यहाँ पे टॉपर्स टू एक्चुअली सिक्योर अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। ओके चलो, तो आई गेस वी हैव वन मोर क्वेश्चन विद अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम IIT JEE एडवांस, इट इज अगेन मोर देन वन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो 2018 में आया था, ठीक है। सो रेगुलरली सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो एवरीबॉडी शुड गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी थॉरोली, ठीक है। आपने अगर एक बार फॉर्मुलेस अप्लाई करना सीख लिया, देन आई गेस द एंड रिजल्ट इसकी ट्रिग्नोमेट्री की तरह के क्वेश्चन से ही आपको एक बार फॉर्मुला अप्लाई करते आ गया और आपको ज्योमेट्री बेसिक ट्राइंगल की बनाते आती है, तो दीज आर एक्चुअली सिंपलर क्वेश्चंस, ये सिंपल क्वेश्चंस में से एक होते हैं, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसके अंदर अप्लाई करके। आपको बस क्या है, डेटा देके समझ में आ जाना चाहिए कि यार हम कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बस फॉर्मूले की लिस्ट बना के रख लेना चाहिए अपने साथ में। इन अ ट्राइंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे PQR कोई तो ट्राइंगल है, मुझे पता नहीं है ना, तो ऐसे कुछ बना लेते हैं PQR। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q है ना, एंगल Q इज 30 डिग्री एंड व्हाट एल्स वी हैव साइड्स PQ इज इक्वल टू 10√3 है ना, एंड साइड QR इज इक्वल टू 10, ठीक है। कहां से पढ़ रहा हूं मैं, यहां से पढ़ रहा हूं। द साइड्स PQ एंड QR हैव लेंथ्स 10√3 एंड 10√3 एंड 10, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो जब भी बच्चों आपको एक एंगल दिख रहा होगा और 2 साइड्स दिख रहे होंगे, आप तीसरी साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। सो जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन दिखता है, आपको करना तो यही है। सो लेट अस ट्राई आउट आवर लक विद दैट फॉर्मूला, है ना। आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को देख के कौन सा फॉर्मूला सोचेंगे, ठीक है। सो अब इस तरह के नोट्स भी बना सकते हो कि आपको क्या क्या दिया है, तो आपने कौन कौन से फॉर्मुलेस एक्चुअली यूज करना चाहिए, ठीक है। दिस एक्चुअली इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये जो प्रोसेस मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, इसी को सॉल्विंग अ ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे 3 गिवन वैल्यूज की मदद से 4th गिवन वैल्यू, जो 3rd यहाँ पे साइड हमें पता नहीं है, जो 4th वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को सॉल्विंग ट्रायंगल बोलते हैं। आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे कुछ एम्बिगियस केसेस भी आते हैं, उनको भी हम डील करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन अभी करंटली तो मुझे यहाँ पे दिख गया है कि यार ये cos 30 डिग्री लिख के फायदा हो जाएगा। तो cos ऑफ 30 डिग्री, ये जो पर्टिकुलर Q के सामने वाली साइड है, इसको अगर मैं Q से डिनोट कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे cos Q का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 300 माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 10√3, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास में एक ही अननोन है। आप यहाँ पे अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू डाल दोगे विच इज √3/2, तो आई गेस यहाँ पे कैलकुलेशन अब आसानी से हो जाना चाहिए। ये दोनों इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 है और ये ऊपर जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 300। सो आपके पास में 100 प्लस 300 माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 300 हो गया, तो यहाँ से 300 कर दो कैंसिल, और आपके पास में Q का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -10 तो ले नहीं सकते, साइड लेंथ है, तो Q का आंसर आपके उसमें 10 आ गया। आपको इसका मतलब तीनों साइड्स पता चल गई। अगर तीनों साइड्स आपको पता चल गई हैं, तो अब मेरे ख्याल से एंगल्स के ऊपर भी आप बड़ी आसानी से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है उससे आंसर 10 के बराबर निकल के आया है। अब ये हमें एक्चुअली बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपके 10 के बराबर हैं, देन इन दैट केस ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल अंडर द कंडीशन कि आपका PR और QR लेंथ इक्वल है।
अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका जो P पे एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री और आपका जो R पे एंगल बनेगा वो कितना बच गया, 120 डिग्री बच गया। ठीक है, अच्छा तो यहां तक हमें समझ में आ गई बात। हमें यहां पे बेसिकली ट्राइंगल सॉल्व हो गया। ट्राइंगल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, 3 साइड 3 एंगल हमें पता चल गए। अब ये बोल रहा है कि एंगल P पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे P पे एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो ए ऑप्शन तो गया है यहाँ से, ए ऑप्शन को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 25√3, इसको चेक करना पड़ेगा। एंड एंगल QRP इज इक्वल टू 120 डिग्री। QRP इज 120 डिग्री। अब ये बात इसने सही बोल दी है। अगर बाय चांस ये गलत होता तो मैं इस ऑप्शन को सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि अगर यहां पे एंड लिखा हुआ है तो ये दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। अगर ये 120 की जगह कुछ और लिखा होता तो यहां पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे 120 डिग्री लिखा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि एरिया वाली बात सही है कि नहीं। अगर एरिया वाली बात भी सही होगी तो मुझे बी ऑप्शन को करेक्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे मेहनत स्टार्ट करते हैं बी ऑप्शन के लिए। आपका जो बी ऑप्शन है वो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास में सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं या इन दोनों का यूज कर लेते हैं, कोई सा भी। ठीक है, सो दो साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम अगर आपको पता है तो आप एरिया कैसे निकालते हो, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, इस तरीके से आप एरिया निकालते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे ए बी साइन सी का मतलब क्या होता है, दोनों इंक्लूडेड साइड्स, सॉरी दोनों साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, सो ये हम यूज करेंगे एरिया का वैल्यू निकालने के लिए। तो हाफ ऑफ लेफ्ट साइड है 10√3, राइट साइड है 10 और उनके बीच में एंगल है 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो आपके पास में कितना बचता है, यस 25√3 ही बचता है आपके पास में, जो कहां दिया है, जो आपको यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे एरिया हमारा आ चुका है PQR का, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR इज, अब यहां पे स्मॉल r की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इन सर्कल का रेडियस मतलब इन रेडियस मतलब स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू निकालना बहुत आसान है अब मुझे, क्योंकि यहां पर मैं ऑलरेडी क्या निकाल चुका हूं, मैं ऑलरेडी यहां पे डेल्टा निकाल चुका हूं। ठीक है, तो स्मॉल आर कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। डेल्टा की वैल्यू तो मेरे पास यहां पे 25/25√3 ऑलरेडी है। एस का वैल्यू लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे तीनों साइड का सम करके तो एस आता है, नहीं तीनों साइड का सम करके डिवाइड बाय 2 भी करना होता है, उससे एस आता है। ठीक है, तो यहां पे तीनों साइड का सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 + 10√3, 20 + 10√3 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आपका सेमी पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये आपको अब कैलकुलेट करके देगा कि आपका आर का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, सो आर का कैलकुलेशन कहां जा रहा है, क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, एक तो मुझे ये 2 से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और अगले स्टेप में ऊपर नीचे से 5 भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 + √3, 5√3 अपॉन 2 + √3। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जो है हमें ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसा करते हैं कि इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 - √3। ठीक है, 2 - √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाला कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, ऊपर वाला कैलकुलेशन एक बार ओपन करके देखते हैं। तो ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 हो जाएगा और ये आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √3 के साथ में तो हो जाएगा 15 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपके पास में यहाँ पे 4 और 3 मतलब 1 आ रहा है, तो 10√3 - 15, 10√3 - 15 बिल्कुल सही यहाँ पे आपका मैच कर गया, मतलब आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 10√3 - 15 लास्ट ऑप्शन और बचा है, मतलब बेसिकली ये एक और क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, सो इस तरह से मोर देन वाले क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकते हैं एंड आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, आपने अगर इतनी मेहनत कर ली है, इसमें अगर गड़बड़ कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो भी नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सही आंसर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोई सा भी ऑप्शन सही, कोई सा भी ऑप्शन गलत हो सकता है, लेकिन सारे के सारे गलत नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज अ बोनस क्वेश्चन। तो 1/15 यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं सही आंसर सिलेक्ट करने के, जबकि नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर 1/4 चांसेस होते हैं। नाउ दैट इज अ जायंट लीप फ्रॉम 1/4 टू 1/15। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना चाहिए, मोर देन 1 के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है बहुत ध्यान से करो और पूरा टाइम लगा के करो, है ना, नहीं तो बात के लिए रखो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एक्चुअली मोर देन 1 आई गेस इज द मोस्ट टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहा है
तो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सॉल्व करके कोई एक इंटीजर निकल के आएगा, या फिर न्यूमेरिक पैटर्न का भी अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे पता है इसको सॉल्व करके कोई एक नंबर निकल के आएगा, वो मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन सिंगल क्वेश्चन जो मुझे आंसर करना है, जबकि इस केस में मैं ऑलरेडी यहां पे 3 क्वेश्चन आंसर कर चुका हूं, चौथा क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं मैं, ठीक है। कंप्रेhension में भी सेम बात है। कंप्रेhension में यहां पे अच्छी बात क्या है कि एक बार आपको अगर पूरा फिगर पता चल जाता है, यू आर एक्चुअली एबल टू डू अ लॉट मोर क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट टीडियस। आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मोर देन वन क्वेश्चंस की, ताकि आपको इसका ग्रिप अच्छे से बन पाए, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PQR इज 100 पाई। तो पहले यहाँ पे अगर मुझे एरिया का डिस्कशन करना है तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना चाहिए, सर्कम रेडियस कैलकुलेट करना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्कम रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डी ऑप्शन में मैं कैपिटल R फाइंड करना चाहता हूं। कैपिटल R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके उसमें ABC/4 डेल्टा के बराबर। हमें यहाँ पे जो जो वैल्यूज पता है वो सपोर्ट कर रही है क्या, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कि हमें डेल्टा पता है, यस, एरिया यहाँ पे 25√3 हमको पता है, तो नीचे डायरेक्टली डल जाएगा। ऊपर क्या हमें तीनों साइड्स पता है, ABC नहीं है, PQR है। यहाँ पे साइड जो है वो PQR है, ठीक है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, हमें तो फॉर्मूला लिखना था, हमें यहाँ पे पता है कि साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे साइड्स है वो क्या है, 10 है, 10 है और 10√3 है। कोई से भी 3 साइड लिखना है ऊपर, और उसके बाद में यहाँ पे आपका डेल्टा का जो वैल्यू है दैट इज 25√3। सो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 100 बनेंगे, तो किसी एक 100 से कैंसिल हो जाएगा और √3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके उसमें 10 बचेगा। और क्योंकि आपका यहाँ पे 10 आंसर निकल के आ रहा है आर का, इसीलिए पाई आर स्क्वायर करके 100 पाई सर्कम सर्कल का बिल्कुल करेक्ट एरिया का आंसर है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस हैड मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। आई होप यहाँ पर आपको एडवांस के क्वेश्चन देख के मजा आया, ठीक है, और ये देख के आपको लगना चाहिए यार कि आसान है। यहां पे इस चैप्टर को एक्चुअली मास्टर कर लिया तो एडवांस में क्वेश्चन करना आसान है, ठीक है। सो डोंट लीव आउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस टॉपिक को अच्छे से करो, ठीक है। ये टॉपिक यूजुअली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेंस में आजकल इस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे बहुत टाइम से, ठीक है। सो इनिशियली आते थे जब AI नाम से होता था तब कुछ क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब आपके मेरे ख्याल से सिलेबस में भी नहीं है, बट एडवांस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 2018 का मैंने आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये इसके पहले मैंने 2016 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्योंकि हम बढ़िया वाले ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बस, इसलिए आपके सामने ये स्किप लग रहा है कि 2007 के बाद में डायरेक्टली 2016, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेगुलरली क्वेश्चंस आर कमिंग। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली अगर आपके इसमें कोई बुक है तो आप उसका उठा के देख सकते हो कि काफ़ी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया है, और भी यहाँ पे हम कुछ क्लासेस लेंगे ताकि इसके जो बचे हुए हमारे कंसेप्ट से वो भी कवर हो जाए, है ना। काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल लेक्चर 1 में पूछ रहे हैं सर पैडल ट्रायंगल आप कब पढ़ाओगे, ठीक है। सो शायद अब उसका नंबर आने वाला है, ठीक है। सो उस तरह के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मीडियन के लेंथ से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम होता है, या बच्चों ने MN रूल कहीं ना कहीं अपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। सो उस तरह के जो मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर था यहाँ पे आप मान सकते हो कि जो आपका जो मेजर पोर्शन है जिसको आपको मास्टर करना है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आगे वाले जो हम 1-2 लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। काफी कम चांसेस है कि उनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट सिंस दैट इज वन ऑफ द पोर्शंस दैट वी नीड टू स्टडी, तो हम यहाँ पे टाइम देंगे और उसको पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों यहाँ पे सारी बातें समझ में आ रही है देन यू शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद अस ऑन अनअकैडमी प्लस, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए समीर लाइव कोड यूज कर सकते हो टू लेट मी नो कि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के लिए प्लस प्लेटफॉर्म पे आना है और आप वहाँ पे आके अपने मैथमेटिक्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हो और उनको प्रॉब्लम्स को करके आप यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा यहाँ पे मास्टरी हासिल करना चाहते हो मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। एंड आई गेस दिस कोड ऑल्सो गिव्स यू 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो दैट इज वेरी गुड डील फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, है ना। तो इसको मिस आउट मत करो। आपको यहाँ पे पता है, आई गेस यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है ये 1 साल की है 27,000 और ये 2 साल की कॉस्ट है 43,200, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली अफोर्ड दिस प्राइस। आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से इनकी प्राइस जो है आई गेस इनसे शायद 5 गुना या 6 गुना होती है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए अब इतना ज़्यादा पैसा जो है नहीं लग रहा है। आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है फ्रॉम टीचर्स हु आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया,
ठीक है। आप अगर किसी कोचिंग में जाते हो तो आपको उसी लोकेलिटी में जो बढ़िया टीचर हैं वो शायद मिल पाएंगे। यहाँ पे आपके उसमें पूरे इंडिया में जो बढ़िया टीचर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं आपके साथ में। और आपको यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे अभी तक भी अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड बटन दबा दो और बेल आइकन भी उसके साथ में प्रेस करो, ताकि आपके यहाँ पे होने वाले कोई भी लाइव लेक्चर्स मिस ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं रेगुलरली पढ़ा रहे हैं और आई होप कि यहाँ पर आपकी जेई की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। ओके, और हर बार की तरह बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड दोज नोट्स, कीप देम विथ यू, ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन के समय बेनिफिट हो और आपका क्विक रिवीजन जल्दी बढ़िया तरीके से हो पाए, ठीक है। चलो तो टेक केयर बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विथ मोर इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स विच आर रिमेनिंग इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।